नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे वन संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति एक प्रमुख स्थलीय संसाधन होती है जो हमारी बहुत सी आवश्यकताओं को पूरी करती है। भौतिक दिशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, घास आदि शामिल है, जो कि बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित होती है, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। वृक्षों एवं झाड़ियों से अवतरित बड़े भूभाग को वन कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला, धरातल। ये धरातल किस प्रकार का है? समतल धरातल है, उबड़ खाबड़ है, हिमाच्छादित धरातल है या मरुस्थलीय धरातल है? तो उसके अनुसार अलग अलग वनस्पति का विकास होता है। भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा के समीप तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होता है। जैसे जैसे दूर जाते हैं तापमान में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से जो वनस्पति जो है, वन जो है, वो उनकी जो लंबाई ऊंचाई जो है वो कम होने लगती है। जलवायु के तत्व जैसे तापमान है, वर्षा है, वनस्पति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वर्षा के द्वारा ही पेड़ पौधों के विकास के लिए जल प्राप्त होता है। इसके अलावा एक निश्चित तापमान से कम तापमान पे पेड़ पौधे विकसित नहीं हो सकते। मृदा वनस्पति के विकास का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि मृदा में ही पेड़ पौधे या वन जो वृक्ष है वो उगते हैं। भूजल, जो पौधों की जो जड़ें होती है वो नीचे गहराई से जल प्राप्त करती है वर्षा के अतिरिक्त। तो जहाँ पे भूजल जो है वो समीप होता है तो उनको आसानी से मिल जाता है, जबकि जहाँ पे बहुत अधिक गहराई पे होता है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो वृक्ष होंगे या जो झाड़ियाँ होंगी उनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी गहराई में होती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन आता है, वर्षा का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आता है। तो जो समतल मैदानी भाग है, जो निचले एरिए है, वहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं। जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो वनों के विकास में परिवर्तन आता है। अधिक ऊंचाई पर कोणधारी वन मिलते हैं, जिनकी पत्तियाँ जो है वो जो है वो तीखी होती है। और जैसे और अधिक ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वहाँ पे अल्पाइन वनस्पति का विकास होता है। मानवीय बसाव, मानव जो है वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है, कि मानव जो है प्राकृतिक वनस्पति को खेतों का निर्माण करके विस्थापित कर देता है, फसलों के द्वारा वहाँ पे घरों का निर्माण करता है। तो प्राकृतिक वनस्पति को मानवीय जो कार्य हैं वो भी प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं इनका वितरण। पृथ्वी पर विद्यमान भौगोलिक विविधताओं के कारण हम देखते हैं कि सभी तरफ समान प्रकार की विविधता नहीं है, क्योंकि जलवायु के तत्व जो है वो विभिन्न रूप से वितरित हैं, धरातलीय समानताएं पाई जाती है। तो इस वजह से जो वनस्पति है उसमें भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। वनस्पति का जो प्रकार है वो जलवायु की दशाओं तथा उच्चावच से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल होता है, कि वहाँ पे किस प्रकार की जो वेजिटेशन डेवलप होगी, वो वहाँ का उच्चावच कैसा है, प्लस वहाँ पे जलवायु है, तापमान जो तत्व हैं, तापमान आदि जो जलवायु के तत्व हैं वो किस प्रकार से वितरित है, इन पे वनस्पति का विकास डिपेंड करता है। इस प्रकार जलवायु, धरातलीय दशाओं, जल की उपलब्धता आदि के आधार पर वनस्पति को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, दूसरा मानसूनी पतझड़ वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय सवाना वन, भूमध्य सागरीय वन, अगला शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, अगला टुंड्रा वन, अगला मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। ये जो वनस्पति जो है वो मुख्य रूप से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि इस प्रदेश में विषुवतीय जलवायु जो है वो पाई जाती है, जहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, वर्षा बहुत अधिक रहती है। यहाँ वर्ष तापमान जो 27 डिग्री सेल्सियस रहता है उससे कम नहीं होता। यदि वर्षा की बात करें तो यहाँ 200 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है, यानी वर्षा बहुत है यहाँ पे। इन वनों में 70% जो भाग है वृक्ष यानी कि पेड़ों की ऊंचाई जो है वो अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र की मुख्य जो वनस्पति है आबनूस, आयरनवुड, लॉगवुड, ताड़, बांस, महोगनी, रबर, सीसा, पारानट, तेल, ताड़, ये जो प्रमुख वृक्ष हैं जो यहाँ पे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं।
ये वनस्पति अमेजन बेसिन, एंडीज के पर्वतपदीय क्षेत्रों में, पनामा, मैक्सिको की क्षेत्र, कोलंबिया, अफ्रीका में सिएरा लियोन से कैमरून, जायरे बेसिन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी एवं दक्षिणी भारत के दक्षिणी भाग में, म्यांमार, थाईलैंड एवं हिंद चीन में ये वनस्पति पाई जाती है। और इस वनस्पति को सदाबहार वनस्पति इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, वरन कुछ समय पश्चात गिराते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे 12 महीने क्या रहते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं, जिस वजह से इनको सदाबहार वन कहा जाता है। अगला मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन जो है पश्चिमी द्वीप समूह है हमारे भारत में, दक्षिण पूर्वी एशिया के मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ब्राज़ील का दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन, यानी इन क्षेत्रों में ये वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 90% वर्षा जो है वो कौन से पवनों से होती है, मानसूनी पवनों से होती है, इसलिए इस वनस्पति को मानसूनी वनस्पति भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में जो औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 150 सेमी तक रहता है। मानसूनी क्षेत्र के वन सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसी कारण इन्हें पतझड़िया पर्णपाती वन कहा जाता है। मानसून क्षेत्र में पीपल, गुल्लर, जामुन, नीम, पलास, सेमल, साल, सागवान, शीशम, आम, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला उष्णकटिबंधीय सवाना वन। सवाना वनों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सवाना घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे ब्राजील में कंपोज और निको घाटी में लानोज आदि। सवाना मैदान महाद्वीप में मध्य भागों में पाए जाते हैं, जहाँ क्रमिक रूप से ग्रीष्म एवं शीत ऋतुएं एकांत रूप में पाई जाती है। सवाना वनस्पति का विस्तार अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जगह पाया जाता है। अगला है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में स्थित देशों में है। भूमध्य सागरीय तटवर्ती देश जैसे स्पेन, इटली, लीबिया, इज़राइल, टर्की, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, तो वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है। इस क्षेत्र में सदाबहार पर्णपाती, ओक, बीच, पाइन, फर आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि इन क्षेत्रों में जैतून, अंजीर, नींबू जो रसदार जो फल है उनकी प्रधानता पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इस वनस्पति का विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध में है ये वनस्पति। इस क्षेत्र में वन भी है और घास, यानी दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। और इस आधार पे इनमें निम्न प्रकार की वनस्पति को वर्गीकृत भी किया गया है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कोणधारिया, टैगा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। इनमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है उनको अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इनको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, अर्जेंटीना में इनको पंपाज कहा जाता है, हंगरी में इनको पुस्ताज कहा जाता है, जो यूएस में इनको प्रेरी बोला जाता है, रूस का जो एरिया है उधर इसको स्ट्रैपीज के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा वन। टुंड्रा वनस्पति केवल उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक में पाई जाती है। यहाँ लंबी शीत ऋतु के कारण केवल मॉस,
शैवाल, काई आदि किस्म की छोटी घास पाई जाती है। टुंड्रा का संपूर्ण भाग हिमाच्छादित रहता है। प्रादेशिक आधार पर टुंड्रा वनस्पति को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्कटिक वन और दूसरा अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति। अगला मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वन। इस वनस्पति का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिम भाग में विशेष रूप से 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है। इन भागों में वर्षा 25 सेमी से भी कम होती है। इस रेगिस्तानी भागों में तापमान बहुत ऊंचे रहते हैं, वर्षा कम होती है, जिसकी वजह से वृक्ष विकसित नहीं होते, बल्कि कांटेदार झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। नागफनी, अकेसिया, यूकेलिप्टस, सेसब्रुस आदि यहाँ के प्रमुख वृक्षों की प्रजातियाँ हैं। यहाँ की जो वनस्पति विशेषता ये होती है, इनकी जड़ें लंबी होती है, क्योंकि भूमिगत जल काफ़ी गहराई पे पाया जाता है। छाल मोटी होती है और पत्तियाँ कांटे के रूप में होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो जल का जो क्षय है वो कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है और भूमिगत जल बहुत अधिक गहराई पे होता है। अफ्रीका की काला मरुस्थल सारा है। एशिया में थार मरुस्थल जो हमारे भारत में है। अरब का मरुस्थल मंगोलिया। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। पेरू का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये प्रमुख रेगिस्तान क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तथा मरुस्थलीय वनस्पति का विकास हुआ है। अगला पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, सदाबहार से लेकर शुष्क तथा अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज में 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ढालों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। 600 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्रों में उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं और लगभग 3-4 मीटर पर स्थित जो भाग है वहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं और इसके ऊपर अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है। अगला सागर तटीय एवं ज्वार नदमुख वनस्पति। सागर तथा भूमि के मध्य स्थित सागर तटीय क्षेत्र प्रमुख विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, जो बालू का स्तूप, खारे अनूप तथा समतल बालू का चबूतरों पर विकसित हुए हैं। ये जो क्षेत्र लवणीय क्षेत्र, लवणीय इसलिए है क्योंकि ये सागर के समीप है और सागर का जो पानी खारा होता है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों की लवणीयता बनी रहती है और ये क्षेत्र जो है वो लगभग जो है अर्ध आर्द्र अवस्था में रहते हैं। इस वर्ग की वनस्पति दलदली होती है, यानी कि जो यहाँ की जो मिट्टी जो होती है वो उसमें पानी होता है वो एकदम इस प्रकार से दल जैसा होता है। इन वृक्षों की लकड़ियाँ जो है वो जल में नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये जो वृक्ष जहाँ पे विकास होते हैं वहाँ पे सदैव पानी रहता है, क्योंकि महाद्वीप और महासागरों के मिलन का स्थल होता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में गंगा नदी, अमेजन, इरावदी, मेकंग आदि नदियों का जो डेल्टाई भाग है, जहाँ पे नदियाँ समुद्र में गिरती है, वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति का विकास होता है। वनों के महत्व की बात करें, आर्थिक महत्व की, तो ये उद्योगों का आधार है। बहुत सारे उद्योग हैं जो कि वनों पे आधारित है। फर्नीचर उद्योग वनों पे आधारित है, कागज उद्योग जो है वनों पे आधारित है। तो ये उद्योग की क्रांति के बाद में भी इनका महत्व बढ़ गया है। विभिन्न उद्योगों में जो है वनों से प्राप्त चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न औषधियों की प्राप्ति, जो वन है उनमें विविध प्रकार के औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। जैसे कुनेन के वृक्ष है, उससे मलेरिया की दवाई बनती है। तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनसे औषधियाँ प्राप्त होती है, उनका दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। वनोपजों का संग्रहण या जीविका का आधार। ऐसी जाति जनजातियाँ जो कि वृक्षों में जो कि वनों में रहती है, उनके लिए जीविका का आधार वन है। वो अपने जीविका निर्वाह किस प्रकार से करते हैं? भोजन संग्रहण के माध्यम से, वन उपजों के संग्रहण के माध्यम से। तो ये वन जो है वो जीविका का आधार भी है। राजस्व की प्राप्ति होती है वन क्षेत्रों से, जो है सरकार को जो है कर आदि के द्वारा जो है वो वन राजस्व की भी प्राप्ति होती है। पर्यटन के विकास में सहायक होते हैं वन, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, वनस्पति सुरभ में वनस्पति पाई जाती है, उनको पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाता है। लोग वहाँ पे जाना पसंद
करते हैं, तो पर्यटन के विकास में भी ये सहायक होते हैं। वन क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो वहाँ पे रोजगार का विकास होता है। इसके अलावा लकड़ी काटने संबंधी जो उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, तो उनमें जो है लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है वनस्पति या वन, जो ईंधन का जो प्रमुख स्रोत है, विशेष गांवों में जो क्या है लकड़ियाँ होती है जो कि पेड़ों से प्राप्त होती है। यदि वनों के पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो जलवायु पे अनुकूल प्रभाव होता है। किसी भी स्थान पे यदि वन नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पे तापमान की अतिशयताएँ पाई जाती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति की कमी होती है, तो वहाँ पे दिन में तापमान जो 40 से 50 डिग्री पहुँच जाता है। जैसे रात को तापमान गिरकर 10 डिग्री पहुँच जाता है, तो उसके एक वजह जो है वो वन होते हैं, कि वन जो है वो नमी को बनाए भी रखते हैं। ऑक्सीजन के स्रोत हैं, ये सभी को पता है कि वन जो है वो क्या है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन का आधार है। पारितंत्र के आधार, पारितंत्र में उपभोक्ता उत्पादक जब हम पढ़ते हैं तो उत्पादक जो है वो आधार पर है पारितंत्र के। तो उत्पादक वास्तव में पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, मात्र इन्हीं के पास ऐसी शक्ति होती है, ये कहें कि ये सक्षम है कि वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके उसको आहार ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, और वही ऊर्जा जो है वो आगे जो अन्य जो स्तर है श्रृंखलाओं में स्थानांतरित होती है। ये वर्षा में सहायक होते हैं। वन जो है वो नमी बनाए रखते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं। वन्य जीवों को संरक्षित करने में सहायक है। वन्य जीवों का घर जो है वो वन ही होते हैं। जब वन नष्ट होते हैं तो वन्य जीव भी नष्ट होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभयारण्यों का विकास किया गया है, संरक्षित क्षेत्रों का विकास किया गया है, जो कि मुख्यतः वन क्षेत्र है जहाँ पे इन जीवों को संरक्षित किया जाता है। बाढ़ एवं सूखे पर नियंत्रण, जो बाढ़ जो है उसकी एक वजह ये भी होती है कि जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो नदी की जो धाराएं हैं तो वो उस बहाव जो है वो पेड़ तो क्या है उनको रोक के रखते हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं उनको रोक लेती है, पानी के बहाव को कम करती है, नियंत्रित करती है। यदि वो पानी का बहाव नियंत्रित नहीं होता तो बाढ़ आ जाती है। तो पेड़ों काटते ही क्या होगा, वो नियंत्रित नहीं हो पाएगा तो बाढ़ आ जाती है। तो जहाँ पे वृक्षारोपण करके बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सकता है, सूखे पे नियंत्रण, क्योंकि ये वर्षा में सहायक होते हैं। मृदा संरक्षण में सहायक है। जो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है, और जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो मिट्टी जो है क्या हो जाती है कि जो मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, और ऐसी स्थिति में हवा के द्वारा, जल के द्वारा उसका अपरदन आसानी से हो जाता है। तो जब हम मृदा संरक्षण की बात करते हैं हम देखते हैं कि वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण उपाय बताया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण में कमी, जो पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसमें कमी में सहायक है। जैसे ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं, नमी बनाए रखते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इनका जो लाभ ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अवशोषित करते हैं, जो कि जीवाश्म ईंधनों की वजह से काफ़ी बढ़ रही है, हमारे जलवायु को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस प्रकार से पर्यावरण को बचाने में, संरक्षित करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हमने आज वनों के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, वितरण के बारे में, और किस प्रकार वे आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं या पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी हैं, इनके बारे में बात की। धन्यवाद।